गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आर्य सभ्यता के बढ़ते क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे आर्य सभ्यता की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। किसी भी सभ्यता को समझने के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समझना अति आवश्यक है और यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो चलिए चरणबद्ध तरीके से आज हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम आज फोकस करेंगे कि जो छात्रों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है सभा और समिति में क्या डिफरेंस है, वो आज हम बहुत आसानी से क्लियर करेंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। यदि राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो आज के डेट में हम लोग कमोबेश पूरे विश्व में लोकतंत्र, जिसको हम प्रजातंत्र के रूप में जानते हैं, ये पाए जाते हैं। तो क्या ऋग्वैदिक काल में भी यही प्रजातंत्र था, लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी था या राजतंत्र था? तो यहाँ से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, यूँ हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल का जो मूल स्रोत है, वो सबसे प्रमुख जो स्रोत है ऋग्वेद है। तो वहाँ से जो आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था था, यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति था, वो राजतंत्रात्मक था। और राजतंत्रात्मक में आप जानते हैं कि किसी भी देश का एक राजा होता है जिसको राजन कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए राजतंत्र जो था तो वहाँ पे क्या था कि वो वंशानुगत था। वंशानुगत मतलब कि राजा का पुत्र ही राजा होगा और इसमें ज्येष्ठता के सिद्धांत को पालन किया जाता था। ज्येष्ठता क्या होता है कि राजा के जो सबसे बड़े पुत्र होते हैं उसको राजा बनाया जाता था। मित्रों, यहाँ पे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो ज्येष्ठता का नियम था, ये बिल्कुल वैसा नहीं था कि राजा के जो बड़े पुत्र होंगे और वो योग्य नहीं होंगे तब भी राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक जरूर बात था, ज्येष्ठता जरूर देखी जाती थी, लेकिन इसका चुनाव होता था, राजा का चुनाव होता था। भले वंशानुगत भी था, ज्येष्ठता के सिद्धांत को ही पालन किया जाता था, लेकिन उनका चुनाव होता था। ठीक है, तो राजा के बारे में आप लोग देख लिए। अथर्ववेद में राजा के बारे में लिखा गया है कि राजा 10वीं अवस्था तक राज करे, अर्थात जो वहाँ के प्रजा या पुरोहित होते थे राजा की लंबी दीर्घायु होने की कल्पना करते थे और वो दीर्घायु रहे और देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, ऐसा वो लोग चाहते थे। इसीलिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि राजा 10वीं अवस्था तक राज करे। 10वीं अवस्था का मतलब 90 साल से ऊपर, यानी 100 साल के करीब। ठीक है, तो राजा जो थे, राजा ऐसा नहीं था। आज के डेट में जो राजा है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है। वो स्थिति उस समय की राजा की नहीं थी। वो उस समय के राजा को निर्वासित भी किया जा सकता था, यानी देश निकाला भी दिया जा सकता था और उसको वापस भी किया जाता था राजा के पद पर। ठीक है, राजा का मूल कर्तव्य क्या था उस समय की स्थिति से? आज जो है एक राजा या राजा के स्थान पे जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे जो कर्तव्य है, अभी डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार का जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफेंस। लेकिन वहाँ जो था उस पर इतना डाइवर्सिटी नहीं था। वहाँ दो महत्वपूर्ण चीज़ राजा के ऊपर जिम्मेदारी होता था। पहली जिम्मेदारी होता था वो युद्ध का नेतृत्व करे और दूसरी जिम्मेदारी होता था अपने कबीला का संरक्षण करे। ये दो महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी राजा के ऊपर होता था। राजा किस प्रकार की उपाधि को लेता था उसको अगर आप देखेंगे तो राजा को विषमपति भी कहा जाता था, गणनो गणपति या ग्रामिणी भी कहा जाता था। ये सारे उपाधि थे राजा के। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या मतलब ऋग्वैदिक काल में जो जितने जन थे या जो उसके अधीन जो क्षेत्र था, क्या सभी राजतंत्रात्मक थी? नहीं, उस समय कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो राजतंत्र के अधीन नहीं थे, तो उसको कहते थे गैर राजतंत्र, और जिसको इक्विवेलेंट टू आप गण मान लीजिए। तो कुछ गण भी थे, मतलब गैर राजतंत्र। वहाँ राजा जैसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन वहाँ की प्रशासन जो है लोगों द्वारा मिलजुल करके चलाए जाते थे। तो ये जो गण थे, गण के जो प्रमुख होते थे उसको गणपति या ज्येष्ठक बोला जाता था। तो आप लोग देख लिए
कि ऋग वैदिक काल में अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की अगर व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, तो राजतंत्रात्मक भी थी और गैर राजतंत्रात्मक भी थी। ठीक है, चलिए इसके जो है हम लोग संस्था को पढ़ेंगे और जो सबसे प्रमुख बात हम आज कहे थे उस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख चीज़ें क्या है। देखिए हम लोग संस्थाएं में मुख्यतः ऋग वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ऋग्वेद की बात ऋग्वेद में याद रखना है, उत्तर वैदिक काल की बात उत्तर वैदिक में याद रखना है, तभी आप जो है इसको आप कन्फ्यूजन होने से बच सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो हम संस्थाएं की बात कर रहे हैं, सभा, समिति, विदत और गण, 4 संस्था की बात करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले अगर बात करें तो हम सभा को देखते हैं। ठीक है, हालांकि सबसे पुरानी जो संस्था विदत है, हम आएंगे तो सभा और समिति में देखिए डिफरेंस कैसे हम स्थापित करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी से आज के बाद से ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। सभा एक ग्रामीण संस्था थी, सभा एक ग्रामीण संस्था थी, जैसे कि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु सभ्यता शहरी थी। तो चलिए उसी प्रकार से आप कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे। सभा एक ग्रामीण संस्था थी, समिति एक केंद्रीय संस्था थी, यानी केंद्र पर जो आधारित संस्था था, केंद्र तक जिसकी पहुंच था वो समिति था। स्वाभाविक बात है, अब इसको याद कैसे करिएगा, तो सभा लिखने में 2 लेटर और समिति लिखने में 3 लेटर। इसके आधार पर भी आप सोचिए कि ये छोटा रहा होगा और ये बड़ा रहा होगा, तो केंद्र लेवल बड़ा होता है, तो ये एक चीज़ याद रहेगा कि समिति जो केंद्र लेवल का था और सभा जो है ग्राम लेवल का था। ठीक है, अच्छा चलिए, सभा की जो चर्चा हुआ है वो 8 बार हुआ है, जबकि समिति की चर्चा 9 बार। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। सभा छोटा लिखने में और समिति लिखने में बड़ा, तो इसलिए उसकी चर्चा 8 बार और इसकी चर्चा 9 बार। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जहाँ संख्या कम होगा वहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग ज़्यादा होंगे। तो सभा जो था ये ग्रामीण संस्था भले था, लेकिन ये श्रेष्ठ जनों की संस्था था, मैंने कुछ गिने चुने लोग जो है सभा के मेंबर होते थे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो थे आप देख रहे समिति, ये आम लोगों की संस्था थी। ठीक है, आज अगर आपको आज के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि अभी जो है सभा किसके बराबर माना जाएगा, तो राज्यसभा के बराबर आप देख सकते हैं इसको। यानी कि जो आप देखिए राज्यसभा क्या है, संभ्रांत लोगों की एक जो है समिति है। जैसे कि यहाँ में देखिए कि विद्वान लोग, अपने अपने क्षेत्र के पंडित लोग राज्यसभा में जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो सभा है ये श्रेष्ठ जनों की संस्था है, इसीलिए आप इसको राज्यसभा के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऋग वैदिक काल में जो सभा थे उसमें स्त्री लोग भी भाग लेते थे। तो ये स्त्री लोग का भाग लेना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे ये आप समझिए कि वहाँ स्त्री की भागीदारी ये साबित करता है कि स्त्रियों का जो है वहाँ पे सम्मान होता था, अर्थात स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी थी। तो ये एक चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ देखिए थोड़ा समिति में आइए, तो आप जान गए ये आम लोगों की संस्था था। अध्यक्ष इसके ईशान होते थे, या ईशान को पति भी कहा जाता था। ये समिति जो थे उत्तर वैदिक काल में तो ऋग वैदिक काल में तो ये सक्रिय रहा, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते समिति का अस्तित्व लगभग नाम प्राय हो गया, मतलब अस्तित्वहीन हो गया। तो ये आगे चल करके इसकी स्थिति अच्छी नहीं रही समिति की, जो आम लोगों की संस्था थी। तो हमको लगता है मित्रों सभा और समिति को बहुत भली भांति आप लोग समझे होंगे। अगर फिर से, चूंकि इस पर हमको फोकस करना था, अगर फिर से एक लाइन में बोले तो सभा जो था एक गांव की संस्था था और श्रेष्ठ जनों की संस्था था। इसकी चर्चा 8 बार आया और यह राज्यसभा के इक्विवेलेंट माना गया। और समिति जो कि एक केंद्रीय संस्था था जिसमें आम लोगों की भागीदारी होता था, और इसके द्वारा है राजा की चुनाव होता था समिति के द्वारा, और इसके अध्यक्षों को ईशान या पति कहा जाता था। तो आज के बाद से हमको लगता है सभा और समिति में आपको समस्या नहीं होगी। चलिए विदत देखते हैं। तो ऋग वैदिक काल की और या वैदिक काल की या तो आर्य सभ्यता की अगर सबसे पुरानी संस्था पूछा जाए तो वो विदत होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस तीनों से। ठीक है, तो सबसे पुरानी संस्था, इसकी चर्चा कितनी, 122 बार। अच्छा, विदत किससे संबंधित था, ज्ञान एवं यज्ञों से संबंधित था। विदत में
ज्ञान एवं यज्ञों की बात होता था। अच्छा, ये भी वही बात है समिति के जैसा कि यहाँ पे आप देखें समिति को कि उत्तर वैदिक काल में आते आते वो सक्रिय नहीं रहा, और पुनः यही बात है कि विदत यहाँ पे भी जो है उत्तर वैदिक काल आने के समय में, जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय तक ये विदत जो है गौण हो गया, मतलब इसकी भी स्थिति गिरा। तो आप ये चीज़ सीखे कि समिति और जो विदत था उत्तर वैदिक काल तक जो है इसकी स्थिति में क्या हुआ, ह्रास हुआ, इसकी शक्ति में कमी आई। तो आप लोग ये सब समझ गए संस्थाएं। अब हम लोग देखेंगे प्रशासन। प्रशासन बहुत आसानी है, उसको समझते हैं। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको हम लोग कुल या परिवार कहते हैं, ठीक है। और कुल और परिवार से आप जानते हैं, अपने घर को देखिए तो परिवार के बाद जो है ना बहुत सारे परिवार मिलेंगे तो एक गांव बन जाएगा, जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। और ग्राम कुछ ग्राम मिलेंगे तो 20 बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक राष्ट्र या राज्य, जो अभी राज्य की अवधारणा उसको देखिए। 20 को अगर आप लोग जिला के हिसाब से समझ लें तो बहुत आसानी से समझिएगा, परिवार, ग्राम, 20 और राष्ट्र, ठीक है। अब देख लीजिए, ग्राम के जो प्रधान होते थे उसको कुलुप कहते थे, और कुल के परिवार को कुलुप और ग्राम के प्रधान को ग्रामिणी कहते थे। ग्रामिणी का 2 महत्वपूर्ण कार्य था, एक तो टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा युद्ध में राजा की सहायता करना, ठीक है। और 20 जिसकी चर्चा जो है कितनी बार हुई है, 170 बार हुआ है। उसके जो 20 के जो प्रधान होते थे उसको 20पति कहते थे, ठीक है। और उसी प्रकार के राष्ट्र जिसे जन भी कहा जाता था, उसकी चर्चा 275 बार हुआ है। और स्वाभाविक बात है, राष्ट्र का प्रधान कौन था, तो राजा था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके। अब देखेंगे कि राजा के जो मुख्य अधिकारी थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रशासन आखिर कैसे चलता था, उनको साथ कौन देते थे। तो राजा का सबसे प्रमुख जो अधिकारी था, यानी 1 नंबर का अधिकारी अगर हम कहें तो वो पुरोहित था। पुरोहित जो था राजा का मित्र था, पथ प्रदर्शक था, शिक्षक था, ये सभी यानी कि राजा का जो मुख्य दिनचर्या या वो राज्य में क्या निर्णय लेने वाला है उसमें सबसे बड़ा सलाहकार जो था वो पुरोहित ही था, ठीक है। और उसके बाद जो है देखते हैं सेनानी। सेनानी क्या है, आज का जो हम लोग देखते हैं सेनापति या आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ का अगर बराबरी करें, तीनों सेना का जो चीफ है अभी, उसके स्थान पर इसको देखिए, वो सेनानी था। और वो क्या है, सैन्य संचालन करता था, यानी कि कभी भी युद्ध की स्थिति होगा तो उसका नेतृत्व कौन करता था, सेनानी करता था। कितने प्रकार के सेना उस समय थे, इसको अगर देखना है तो देखेंगे, पैदल सेना, रथ सेना और घुड़सवार था, ठीक है। मुख्य रूप से क्या शस्त्र का इस्तेमाल होता था, तो धनुष बाण का इस्तेमाल होता था, हालांकि भाला, कुल्हाड़ी इत्यादि का भी प्रयोग होता था। चलिए, अन्य अगर हम इसके अधिकारी को देखेंगे तो 20पति आप देख लिए, 20 का प्रधान होता था। ब्राजपति क्या होता था, ब्राजपति जो चारागाह होते थे, चारागाह का प्रधान होता था ब्राजपति। और कुलुप को आप जान गए हैं, परिवार के प्रधान को कुलुप कहा जाता था। अस्पस जो था वो एक गुप्तचर था, और पुरुप दुर्ग के अधिकारी थे। और इस समय जितने भी प्रकार के अगर अपराध की बात करें तो चोरी एक ऐसा अपराध था जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। और जनरली जब युद्ध होता था यहाँ पे, वो गविष्टि के लिए होता था। गविष्टि मतलब गायों की खोज, गविष्टि का तात्पर्य युद्ध से संबंधित है। तो मित्रों, इस वीडियो में मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभा और समिति में काफ़ी शानदार तरीके से अंतर समझे होंगे और पूरी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समझ पाए होंगे। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।